वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक देखेंगे जिसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। आपने ये वर्ड बचपन में पढ़े होंगे या आप ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हो। एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस होती क्या है, ठीक है, और एक्जोसाइटोसिस क्या होती है। एंडोसाइटोसिस में जो प्रोसेस है उसको हम विद एग्जांपल पढ़ेंगे। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा आपका एमएससी से, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में बहुत सिंपल जैसा पढ़ा होगा कि एक कोई मेम्ब्रेन है, वो उसने अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन की, मटेरियल अंदर गया और लाइसोसोम्स के साथ जुड़ा और आपका मटेरियल ख़त्म हो गया। सिंपल बात आपने पढ़ी होगी। बट यहाँ पर हम डीप पढ़ेंगे कि रियल में ये एक्चुअली हो क्या रहा है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। तो सबसे पहले ये दो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स के माध्यम से आप समझिए कि एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है। जो फर्स्ट डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले जो भी मटेरियल था वो मेम्ब्रेन के बाहर था, ठीक है। अब मेम्ब्रेन ने इंटरनलाइजेशन की, यानी अंदर की तरफ फोल्डिंग की, और उसके बाद ये फोल्डिंग करते करते यहाँ पर बेसिकल बनाएगा और बेसिकल लेटर आपके लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये और आपका एंडोसाइटोसिस, यानी अंदर की तरफ कुछ मटेरियल को खाया जा रहा है या इंजेस्ट किया जा रहा है। एक्सोसाइटोसिस इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे जो बेसिकल है वो धीरे 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 आपके मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगी, ये मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगी और फ्यूज होने के बाद ये सारा मटेरियल कहाँ बाहर फेंक देंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल का जो भी मटेरियल इसको बाहर फेंकना। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं एंडोसाइटोसिस। The term endocytosis was coined by Christian D. Dubé in year 1963. It is a process whereby cell internalize material from their surrounding environment. Internalization is achieved by formation of membrane-bound vesicles at the cell surface that arise by progressive invagination of the plasma membrane. अभी तक जो मैंने बोला वो सिंपल, मैंने ये कहा कि मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ फोल्डिंग करेगी, यानी अंदर की तरफ इंटरनलाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे वेसिकल्स बनेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने इतना बोला है। उसके बाद जो वेसिकल्स हैं ये पिंच ऑफ हो जाएंगे, मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ हो जाएंगे और पिंच ऑफ होके एंड रिलीज ऑफ द फ्री वेसिकल इनटू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। क्लासिकली एंडोसाइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग, यानी लार्ज पार्टिकल को इंजेस्ट करना, और पिनोसाइटोसिस क्या होती है, इसके अपोजिट है, यानी जो लिक्विड मटेरियल होगा, यानी सेल ड्रिंकिंग, लिक्विड मटेरियल को आपको इंजेस्ट करना है, जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम फैगोसाइटोसिस देखते हैं। फैगोसाइटोसिस ये है आपका, जो सबसे पहले रिपोर्ट किया था फैगोसाइटिस्ट वो था मेटचिनकॉफ। इन्होंने सबसे पहले फैगोसाइटोसिस का हमने सबसे पहले उसने रिपोर्ट किया था। डिस्क्राइब द इंटरनलाइजेशन ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स, फॉलोइंग पार्टिकल बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स फॉर्मिंग द लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल्स कॉल्ड एज फैगोसोम्स। अभी तक क्या कहा गया कि सबसे पहले एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे नहीं है, लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फूड के लार्ज पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इंटरनलाइजेशन करेगी, ऐसे 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 अंदर की तरफ क्या होगी, क्या होगी अंदर की तरफ, ये इंटरनलाइजेशन करेगी, ठीक है। अंदर की तरफ ये इंटरनलाइजेशन कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेटर ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी और यहाँ पर वेसिकल्स के रूप में आ जाएगी। अब इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया भाई फैगोजोम्स बनाए। क्या बनाइए, ये फैगोजोम्स बना। तो सिंपल अभी तक ये कहा है कि मेम्ब्रेन ने की इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ लार्ज पार्टिकल इसके अंदर आए, इसकी पिंचिंग ऑफ हुई और पिंच ऑफ होके इसने एक लार्ज वेसिकल्स बना दी, जिस वेसिकल को हमने कहा है फैगोजोम्स। अभी तक इतना कहा है। अब आगे आप दोबारा चलिए। अब ये बोल रहा है कि द फैगोजोम्स फ्यूज्ड विद लाइसोसोम्स टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम्स। द इंजेस्टेड मटेरियल इज देन डिग्रेडेड इनटू द फैगोलाइसोसोम्स। अब मैंने कहा कि आपका जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे आपके एक फैगोजोम्स बन चुका है जिसके पास लार्ज फूड पार्टिकल के हैं। अब ये लेटर किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ये लाइसोजोम्स के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। ये लाइसोजोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। जब ये लाइसोजोम के साथ फ्यूज कर देगा तो जो भी डिग्रेडेशन होगी, जो भी हमने फूड को इंजेस्ट किया है उसकी डिग्रेडेशन अंटर हो जाएगी भाई, कहाँ पर,
आपके लाइसोसोम में। जो भी आपकी डाइजेशन होगी वो आपकी लाइसोसोम के अंदर होगी, बट इसके साथ फैगोसोम अटैच है तो हम इसको बोल रहे हैं फैगोलाइसोसोम्स। अब आपके पास एक क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए कि जो डाइजेशन हुई या डिग्रेडेशन हुई वो फैगोसोम्स के अंदर क्यों नहीं हुई, फैगोलाइसोसोम के अंदर ही क्यों हुई। क्वेश्चन बन सकता है ना। फैगोसोम्स के अंदर भी तो डाइजेशन हो सकती थी, इसके अंदर भी डाइजेशन हो सकती थी, इसको लाइसोसोम्स के अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ी। इसको यही नीड पड़ी कि जो लाइसोसोम है उसकी जो पीएच है वो बहुत कम होती है, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। और एसिडिक इन्वायरमेंट में आपकी जो डाइजेशन है वो अक्कर काफ़ी फास्ट होती है। जिस जो भी हम फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं वो एसिडिक मटेरियल में आपकी डिग्रेडेशन हो जाती है। ओके, इसी कारण हमको लाइसोसोम की जरूरत पड़ी है। बाकी जो दूसरी नीड है वो है कि जो भी आपका मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं इनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, ठीक है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, वो आपका एक और लाइसोसोम्स होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। आपका इसका ये एक टाइप ही है ये, ठीक है, रेजिडुअल बॉडी। तो रेजिडुअल बॉडी के तरफ ये बाहर निकल जाएगा। जो भी हमने खाना खाया जो डिग्रेड हो गया वो तो ठीक है, बट जो डिग्रेड नहीं हुआ है वो चला गया भाई रेजिडुअल बॉडीज में, और देन लास्ट में रेजिडुअल बॉडी आपकी एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा सिंपल सिंपल। अब आगे आगे आप देखो तो फैगोसाइटोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी इसको एनर्जी की जरूरत है, एक्टिन मेडिएटेड है, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग कैस्केड्स मेडिएटेड बाय द रोहो प्रोटीन। जो हम बोल रहे हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग में बोल रहा हूँ, इनफोल्डिंग हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है, तो जो इनफोल्डिंग हो रही है वो इनफोल्डिंग हो कैसे रही है, ठीक है, इनफोल्डिंग इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, बट इधर ही क्यों हुई, ठीक है, इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर मेडिएट होते हैं भाई रोहो प्रोटीन के साथ। एक बहुत हम बोल सकते हैं फेमस एक प्रोटीन है रोहो प्रोटीन, और रोहो जो प्रोटीन फैमिली के मेंबर उनके पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। जीटीपीएज एक्टिविटी, आपने एटीपीएज एक्टिविटी सुना होगा, जीटीपीएज एक्टिविटी होती है आपकी जीटीपी का ब्रेक डाउन। ओके, जीटीपीएज एक्टिविटी यानी उसके पास जो जीटीपी है उसको वो तोड़ देगा जीडीपी के अंदर, और हमें क्या मिलेगी भाई, एनर्जी मिलेगी। ओके, तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो रोहो प्रोटीन है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इंटरनाइजेशन के लिए, ठीक है, सिग्नल कास्केड के लिए। अब इतना हो गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन पुटअप होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैगोसाइटोसिस इज मेडिएटेड बाय द फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल इन द यूकैरियोट्स, नेम दैट सेल्स। तो उन सेल्स को हम बोलते हैं फैगोसाइट्स। और आप बता सकते हो हमारे केस में फैगोसाइट्स कौन है? नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। हमारे केस में जो फैगोसाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में जिनका काम है फैगोसाइट्स का ही, तो वो हमारे पास एक मैक्रोफेज होते हैं, एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये जो दो सेल्स मैंने बताए, मैक्रोफेज जानते होगे आप, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, न्यूट्रोफिल्स ये भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, एक ग्रेनुलोसाइट्स आपने पढ़े होंगे। तो दोनों किसके टाइप है आपके, ग्रेनुलोसाइट्स के। तो नॉन प्रोफेशनल में आपके जाएंगे एपिथीलिया और एंडोथीलिया। ठीक है, एपिथीलिया और एंडोथीलियल सेल्स भी कई बार आपके फैगोसाइट्स कर सकते हैं, बट मोस्टली आपके मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ही करते हैं। ये आपका था फैगोसाइटोसिस। अब हम पिनोसाइटोसिस की बात करें तो पिनोसाइटोसिस होती है सेल ड्रिंकिंग, इन्वॉल्वमेंट द अपटेक ऑफ द फ्लूइड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंडोसिटिक वेसिकल्स अबाउट 100 नैनोमीटर इन द डायमीटर। वर्चुअली ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म द पिनोसाइटोसिस। हमारा जितने भी सेल्स अभी पिनोसाइटोसिस कर रहे हैं। ओके, बट जो फैगोसाइटोसिस है वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ही करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस मैंने आपको बता दी ऊपर। उसके बाद यहाँ पर देखो तो जो पिनोसाइटोसिस है इसका मैं ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा, जाने इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि पिनोसाइटोसिस हो कैसे रही है। तो चार मेथड है पिनोसाइटोसिस के। पहला मेथड है मैक्रोपिनोसाइटोसिस, दूसरा मेथड है क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीएसआई या नेट की तैयारी करो, चाहे आप जिस मर्जी की तैयारी कर दो, आप चाहे पीयू का एंट्रांस भी आपने दिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के रिगार्डिंग। इसको मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा। उसके बाद कैबियोले मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, और अगला है क्लैथरिन एंड कैबियोले इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। तो चार टाइप की एंडोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस स्पेशली। तो यहाँ पर देखो आप चारों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोपिनोसाइटोसिस की। तो मैक्रोपिनोसाइटोसिस में होता क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस इन्वॉल्व टू द मेम्ब्रेन रफलिंग
अब रफलिंग वर्ड अब आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा रफलिंग वर्ड होता क्या है। दैट इज इंड्यूस्ड इनटू द मेनी सेल टाइप्स अपॉन द स्टिमुलेटेड बाय द ग्रोथ फैक्टर और द अदर सिग्नल्स लाइक फेगोसाइटोसिस, द सिग्नल कास्केड दैट इंड्यूस द माइक्रोपिनोसाइटोसिस इनटू द रोहो फैमिली जीटीपीएज। जो जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोपिनोसाइटोसिस में, वो भी रोहो फैमिली के ही, यानी उनके पास भी जीटीपीएज एक्टिविटी है, विच ट्रिगर द एक्टिव ड्रिवन फॉर्मेशन ऑफ सेल रफल्स। अब जो जीटीपीएज है, जो एनर्जी है, वो प्रोवाइड करवा रहा है रफल्स। अब रफल्स क्या हैं? देखो, हमारा एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारा लिक्विड मटेरियल्स है, ठीक है। लिक्विड मटेरियल्स आपका, मैंने वस्तु कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिनोसाइटोसिस कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से बनाता हूँ मैं यहाँ से, ये तो हाँ अच्छे से बनाता हूँ यहाँ से मैं। ये कहूँगा हम बात करें पिनोसाइटोसिस की, तो पिनोसाइटोसिस में यहाँ पर आप देखो, तो ये छोटे छोटे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लिक्विड मटेरियल है। अब सेल में रफल्स क्या होते हैं, ऐसे हमारी सेल की फोल्डिंग होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं, आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे अपनी रफलिंग होगी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, ऐसे रफलिंग होगी। अब ऐसे रफलिंग होगी, ये क्या करेगा, ये कोलैप्स करेगा। जब भी आप यहाँ पे देखो, ये मटेरियल है ना, ये हमारा लिक्विड मटेरियल है, जब ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो ये अपने अंदर जितने भी इसके अंदर जितने इसके अंदर मटेरियल है, इसको अंदर ले लेगा। जब ये मटेरियल को अंदर ले लेगा, तो इसके बाद ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा भाई, जो भी मटेरियल है हमारा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल रफलिंग करना। और सेल रफल कैसे कर रहा है, जीटीपीएज एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद है क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस वाज प्रीवियसली रेफर्ड टू द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको बोलते हैं भाई रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, बट इज नाउ क्लियर दैट इज मिसोनमर बिकॉज मोस्ट पिनोसाइटोसिस पाथवे इन्वर्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड लिगैंड इंटरेक्शंस। तो इसमें जो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्लैथरिन क्या चीज़ है। तो क्लैथरिन आपका एक, हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स है, जो 3 कॉपीज से बना हुआ है। इसके पास 3 लाइट चेन्स हैं और 3 हैवी चेन्स हैं। ये जो आपके बाहर वाली दिख रही है 1 2 और 3, ये आपकी हैवी चेन्स हैं। और हम बात करें लाइट चेन्स की, तो यहाँ पर आप देखो, ये और ये इसके लाइट चेन्स हैं। तो 3 इसके पास हैवी चेन्स होते हैं और 3 इसके पास लाइट चेन्स होती हैं। और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्लियन। क्या बोलते हैं हम? ट्राइसेक्लियन। ट्राइसेक्लियन वर्ड एक बहुत फेमस वर्ड है। ये आपको एंडोसाइटोसिस, ये पिनोसाइटोसिस जो भी आपको करनी है, तो ट्राइसेक्लियन आपका वर्ड बहुत फेमस वर्ड है। तो इसमें यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, 3 लाइट के और 3 हैवी के, तो हम इसको बोलते हैं ट्राइसेक्लियन। तो ये ट्राइसेक्लियन बना रहा है, और इसके पास कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, और उन अडेप्टर प्रोटीन के नेम है AP1, AP2, AP3, AP4। आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा। पर जो मोस्टली जो क्लैथरिन कोटेड एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस करते हैं, वो हमारे पास AP2 है। ये रट लीजिए चाहे, क्योंकि रटना पड़ेगा आपको। तो ये जो AP2 है, ये आपका करता है क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, AP2 अडेप्टर प्रोटीन्स AP2, याद रखना इसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य कैसे रहा, इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, सीधा मैं आपको चलूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। A common example of the clathrin-mediated endocytosis is uptake of the cholesterol and contain the particles called as low density lipoprotein। देखो, जब भी हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की कमी महसूस होएगी, ठीक है, उनको लगता है, हमारे सेल को लगता है, हमारी मेम्ब्रेन को लग रहा है कि हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ LDL, लिपो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं LDL। क्या बोलते हैं? LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। जब भी हमारे मेम्ब्रेन को लग रहा है कि मेम्ब्रेन दोबारा सिंथेसाइज करेंगी, कि मेम्ब्रेन टूट चुकी है, मुझे नीड है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो हमें LDL को अंदर मंगवाना पड़ेगा, यानी LDL का हमको अपटेक करना पड़ेगा। अब LDL अंदर कैसे आएगा, सेल के अंदर LDL कैसे आएगा, तो ये समझाया गया है इस एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले LDL को अंदर आने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक रिसेप्टर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम LDL रिसेप्टर। तो गेम कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? रिसेप्टर से और लाइगेंड से। मैंने कहा है कि रिसेप्टर मेडिएटेड है, तो रिसेप्टर और लाइगेंड,
ये जो दो वर्ड हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दो वर्ड क्या हैं, ठीक है। रिसेप्टर और लाइगेंड। रिसेप्टर ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल पर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, और लाइगेंड ऐसा तो जब लाइगेंड रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा तो जो भी प्रोसेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यदि हमको एलडीएल के मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना है तो उसका कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए। तो जो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं एलडीएल रिसेप्टर। ये आपको दिख रहा है, ये छोटा जैसा आपको दिख रहा है, ये आपका एलडीएल रिसेप्टर है। अब एलडीएल रिसेप्टर है, अब इसका लाइगेंड कौन होगा, इसका लाइगेंड एलडीएल खुद होगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये भाई रिसेप्टर है। क्या चीज़ है, रिसेप्टर है। अब इसका जो लाइगेंड होगा वो खुद क्या होगा, इसका जो लाइगेंड होगा वो खुद इसका वो होगा, एलडीएल होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देखो ये एलडीएल का रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये उस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा जिस मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की नीड है। अब अब क्या होगा, जो इसका हम बोल रहे हैं एलडीएल मॉलिक्यूल्स है वो इसका लाइगेंड है। जब ये दोनों आपस में ऐसे मिल जाएंगे तो हमारे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक यहाँ पर आप देखो, तो अभी तक यहाँ पर सिंगल रिसेप्टर है, अभी तो कोई भी हमारा लाइगेंड अटैच नहीं हुआ है। और अब क्लैथरिन की बात करें, क्लैथरिन तो वर्ड आया नहीं, तो जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो हमारा क्लैथरिन कोटेड पिट में प्रेजेंट होगा। ये डॉट डॉट करके आपको ऐसे दिख रहा है, ये क्लैथरिन कोटेड पिट है, ये वाला, ये क्लैथरिन कोटेड पिट है। और मैंने आपको पहले बताया है AP2 एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा एडेप्टर प्रोटीन लगा है, AP2 एडेप्टर प्रोटीन यानी क्लैथरिन कोटेड पिट्स के ऊपर हमारा एलडीएल रिसेप्टर लगा हुआ है। जब यहाँ पर मोलिक्यूल्स आ जाएगा, यानी एलडीएल मोलिक्यूल्स आ जाएगा, तो ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग कर जाएगा, अंदर की तरफ क्या कर जाएगा, इनफोल्डिंग कर जाएगा। और अब देखो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग कर दी है, बट साथ में डॉटेड डॉटेड क्या चीज़ है, डॉटेड डाटा आप बता सकते हो डॉटेड डॉटेड क्या चीज़ है। ये जो डॉटेड डॉटेड चीज़ है ये हमारा क्लैथरिन कोटेड पिट है, यानी ये क्लैथरिन लगी हुई है, AP2 क्लैथरिन लगी हुई है, ठीक है। और मेम्ब्रेन ने कर ली इनफोल्डिंग और हमारा जो एलडीएल मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ गया है। अब जब ये इनफोल्डिंग करेगा तो इसको क्लोज भी तो करना है ना। ये देखो ये कितना गैप है, इधर 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 काफ़ी गैप है, तो इसको क्लोज करने के लिए, इसके नेक को क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पे इसको अब एक हम वर्ड यूज़ करते हैं नेक पोलिमराइजेशन। तो नेक जो पोलिमराइजेशन है इसको डन कर रहा है, यानी नेक पोलिमराइजेशन कर रहा है डायनामिन। डायनामिन एक प्रोटीन है, तो डायनामिन यहाँ पर एक प्रोटीन है, पढ़ लेने इसमें यहाँ पर साफ काफ़ी कुछ लिखा है डायनामिन। तो डायनामिन यहाँ पर एक प्रोटीन है, ठीक है, डायनामिन्स। यहाँ पर ये इसकी पोलिमराइजेशन कर रही है नेक रीजन पर, क्या कर रही है, पोलिमराइजेशन कर रही है नेक रीजन पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। ये नेक रीजन पर इसने क्या कर दी, आपके पोलिमराइजेशन कर ली। लेटर क्या होगा, लेटर आपका जो पोलिमराइजेशन करने के बाद जो हमारी वेसिकल्स थी वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में हमारा एक चैपेरोन होता है जिसको बोलते हैं HSC, ठीक है, 70। आप इससे वाकिफ हो जाओगे जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे। ये एक चैपरोन्स होते हैं हमारे सेल्स में, हर जगह चैपरोन्स प्रेजेंट है। HSC 70 चैपरोन है, HSC 19 चैपरोन है, HSP 19 चैपरोन है, काफ़ी चैपरोन होते हैं। तो यहाँ पर HSC चैपरोन जो होता है वो जो जो क्लैथन कोटर पिट है इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, क्लैथन कोटर पिट को रिमूव कर देगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो तो क्लैथन कोटर पिट है प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्लैथन कोटर पिट को इसने रिमूव कर दिया है। अब ये एंडोसाइटिक वेसल विदाउट क्लैथन कोटर पिट आपका अर्ली एंडोजोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा लाइसोजोम्स, डिफरेंस बिटवीन लाइसोजोम्स एंड एंडोजोम्स। एंडोजोम्स होते हैं जो लाइसोजोम्स की तरह ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं, इनके अंदर एज कम्पेयर टू लाइसोजोम्स ज़्यादा पीएच होती है, यानी ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होते एज कम्पेयर टू लाइसोजोम्स। लाइसोजोम बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये सबसे पहले वेसिकल्स हमारे जाएगी अर्ली एंडोजोम्स में, और जो भी हमारा एल्डिल के मोलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे भाई, कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे भाई इस वेसिकल्स के अंदर, यानी एंडोजोम्स के अंदर हमारे ये छोटे छोटे हमारे हमने देख रही है ये छोटे छोटे हमारे एलडीएल मॉलिक्यूल चले गए हैं। और साथ में आप यहाँ पर देखो तो इसका जो रिसेप्टर था, यहाँ पर एलडीएल का जो रिसेप्टर था ये यहाँ पर वर्ड बना रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वल्स हो रहा है, और वर्डिंग करके यहाँ से दोबारा दोबारा ये रिट्रोग्रेड एनालिसिस, यहाँ बोल सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एंडोजोम्स कर रहा है, और दोबारा ये नेक्स्ट एल्डिल मॉलिक्यूल्स के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अब
ये तो रिसेप्टर तो चला गया, अब एल्डियल मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा? तो एल्डियल मॉलिक्यूल्स आपका लेटर फ्यूज कर दी जाएगा, यानी एंडोजोम से लेटर फ्यूज कर दी जाएगा हमारे लेट एंडोजोम्स के साथ, लेट एंडोजोम फ्यूज कर दिया जाएगा हमारे एंडोजोम्स लाइसोजोम्स के साथ, और लाइसोजोम्स में क्या हो जाएगी? डिग्रेडेशन हो जाएगी। हमारा जो एलडीएल हमने लाया है वो अंदर क्या चला जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। अब दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है, दूसरा एग्जांपल है वो है ट्रांसफेरिन का। सेम ऐसा ही है, ट्रांसफेरिन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो बातें यहाँ लिखनी है वही आपको ट्रांसफेरिन में लिखनी है। बट ट्रांसफेरिन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डिफरेंस बिटवीन एलडीएल एंड ट्रांसफेरिन। आपसे पूछा जा सकता है, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि एलडीएल और ट्रांसफेरिन ये दोनों कैसे हैं, आपके रिसेप्टर में एडिटेड हैं, दोनों पिनोसाइटोसिस है, बट हम दोनों में डिफरेंस कैसे करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो हम बोल रहे हैं एलडीएल, एलडीएल में आपका जो रिसेप्टर था वो बैक चला गया था, आपने देखा यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, एलडीएल में यहाँ हमारा जो रिसेप्टर था वो बैक चला गया था। कहाँ चला गया था? आपकी मेम्ब्रेन के पास, नेक्स्ट एल्डिल के मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए। और जो हमारा लाइगेंड था वो क्या हो चुका था? वो डिग्रेड हो चुका था। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। अब ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ। ट्रांसपेरेंट में आपका जो रिसेप्टर है वो तो जाएगा, साथ में आपका लिगेंड भी चला जाएगा। अब आप बोलते हो कि सर यहाँ पर लाइगेंड भी चला गया तो फिर लाइसोसोम में क्या जाएगा? डिग्रेडेशन किसकी होगी? तो इसमें समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होता क्या है? तो ट्रांसपेरेंट आपका एक लाइगेंड है, यानी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और इसके साथ आयरन प्रेजेंट होता है। ट्रांसपेरेंट की एक खासियत है कि ट्रांसपेरेंट आयरन को कंटेन करता है, आयरन को पकड़े रखता है। जब भी हमारे शरीर में, हमारे सेल में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी होगी यानी आयरन की नीड होगी, तब हमारा जो ट्रांसफेरिन है वो आयरन के साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक एलडीएल रिसेप्टर। अब ट्रांसफेरिन का जो रिसेप्टर है वो अटैच कर जाएगा लाइगेंड ऑफ ट्रांसफेरिन, यानी ट्रांसफेरिन खुद ट्रांसफेरिन के साथ अटैच कर दिएगा। बट मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा था आपका आयरन, ये क्या है? ये सिंगल आपका, यहाँ पर देखो वहां क्या था? सिंगल एलडीएल, सिंगल एलडीएल। बट इधर ये सिंगल एलडीएल नहीं है, इसके पास, इसके पास यहाँ पर आयरन भी लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ? आयरन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखना, ये ट्रांसफेरिन है। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा बनाता हूँ मैं इधर। यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका ना, ये अपना ट्रांसफेरिन है। ठीक है, ट्रांसफेरिन, ट्रांस स्पेलिंग देख लेना, ट्रांसफेरिन है। और दूसरा हमने क्या बात की, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर यहाँ पर आयरन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आयरन लगा हुआ है, Fe। अब हमको नीड क्या है? हमको नीड किसकी है? हमको ट्रांसफेरिन की नीड है कि आयरन की नीड? आप बता सकते हो? हमको आयरन की नीड है। ठीक है, क्योंकि सेल को आयरन चाहिए। अब मैं यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ एल्डिल का, तो एल्डिल के साथ कुछ अटैच था या नहीं था? एल्डिल के पास कुछ अटैच नहीं था, क्योंकि हमको एल्डिल की ही नीड है। इसमें हमको ओनली आयरन की नीड है, ट्रांसफेरिन की नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर है वो हमारे इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये डायग्राम इधर है, यानी आयरन और ट्रांसफेरिन। ये सिंपल डायनामिन है जो यहाँ पर पोलिमराइजेशन कर रहा है। ये क्लैथिन कोटेड पिट यहाँ पर बेसिकल बन गई है, बेसिल को रिमूव कर रहा है चैपेरोन। सिंपल बात है, अभी तक जस्ट लाइक सेम चला हुआ है। बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ गया भाई यहाँ पर। यहाँ पर आपका रिसेप्टर तो जाएगा बैक, जैसे एल्डिल का रिसेप्टर चला गया वैसे ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर भी जा रहा है बैक, बट साथ में लिगेंड भी जा रहा है, लिगेंड भी जा रहा है। लिगेंड कौन है? ट्रांसफेरिन। लाइगेंड भी जा रहा है, बट आयरन नहीं जा रहा है। हमको नीड भाई आयरन की, और आयरन चला जा रहा है एंडोजोम्स के अंदर, लेटर लाइसोसोम्स के अंदर जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा और हमको आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस इन दोनों में। एक और है कैवियोले मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये कैवियोले होते हैं, कैवियोले के होते हैं।
आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको बताया लिपिड रेफ्ट्स। व्हाट इज लिपिड रेफ्ट्स? जो लिपिड रेफ्ट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड से भरपूर माइक्रो डोमेन्स होते हैं जो जो रेजिस्टेंट होते हैं डिटर्जेंट से। आपको डिटर्जेंट फेंकने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और वो कुछ माइक्रो डोमेन बनाते हैं, और वो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कैवियोले और एक प्लेनर। हम यहाँ पर बात करें कैवियोले की। जो कैवियोले होते हैं उनके पास एक प्रोटीन होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैवियोलिन प्रोटीन, जो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर डायनिन यहाँ पर जोड़ रहा है, और डायनिन में यहाँ जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर सिंपल वही बात है। बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इनफोल्डिंग हो रही थी मेम्ब्रेन की। ठीक है, मेम्ब्रेन की रिसेप्टर प्रेजेंट थे, लाइगेंड जुड़ रहा था। इधर कैवियोले प्रेजेंट है, और एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कैवियोले है, नोट यहाँ पर कोई इनफोल्डिंग वगैरह। ठीक है, ये कैवियोले है, ये लिपिड रेफ्ट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्जोसाइटोसिस क्या है, लास्ट टॉपिक है, छोटा छोटा सा ये। Exocytosis is the process in which cell release the substance in the surrounding environment. It may be constitutive exocytosis and regulated exocytosis. देखो constitutive क्या होती है कि कोई भी सिग्नल, कोई भी लाइगेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और रेगुलेटेड होती है कि लाइगेंड है, रिसेप्टर है। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस जिसको मतलब डिफॉल्ट पाथवे, यानी डिफॉल्ट पाथवे चला हुआ है, कोई भी रिसेप्टर नहीं है, कोई भी लाइगेंड नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, सिंपल हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है। जो जनरली एग्जांपल हम लेते हैं, कोलेजन ऑफ बाय फाइब्रोब्लास्ट, सीरम प्रोटीन बाय हेपेटोसाइट्स, एंटीबॉडी बाय एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स आर एग्जांपल होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्जोसाइटोसिस। बट जो रेगुलेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन का निकलना, न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निकलना, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं वही रेगुलेटेड, उनके लिए कुछ स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नीचे आ जाइए, बस ये लास्ट टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए जाइए, उसके बाद आपको फ्री कर दी जाएगा। यहाँ पर देखो 3 टाइप का आपका एक्जोसाइटोसिस होती है, किस एंड रन, फुल कोलैप्स फ्यूजन और कंपाउंड एक्जोसाइटोसिस। अब हम पहला पढ़ते हैं किस एंड रन। अब किस एंड रन से आपको यहाँ पर बर्ड से आप मालूम जा रहे हो, किस और रन, किस किया और भागा। ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल बात है। यहाँ पर देखो ये बेसिकल्स हैं, बेसिकल चली चली चली, उसके बाद ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई। जैसे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, यानी किस किया और अपना मटेरियल बाहर फेंका और दोबारा रन कर दिएगा, दोबारा भागे इधर। ठीक है, किस और रन, सिंपल बात है। अब दूसरा है फुल कोलैप्स। फुल कोलैप्स में यहाँ पर आप देखना, फुल कोलैप्स में हुआ क्या, बेसिकल चला, ठीक है, जो भी बेसिकल हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, जिसको हमने बाहर फेंकना है, वो चला चला चला, उसके बाद उसने यहाँ पर अटैच किया मेम्ब्रेन के साथ, इसको आप बोल सकते हो किस किया। उसके बाद ये रन नहीं किया, ये रन नहीं किया, ये कोलैप्स कर गया, ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के उसके बाद सीधा बना दी इसने। ठीक है, ये इसमें भागा नहीं है, पहले में किया था किस किया तो भागा था, इधर इसने फुल कोलैप्स कर दिया, किस किया और भाई वहां टिक गया, कोलैप्स कर गया। तीसरा है कंपाउंड। कंपाउंड में यहाँ छोटे 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 पहले वेसिकल्स होंगे जिसको भी बाहर फेंकना है, वो सब इकट्ठा एक बहुत बड़ा वेसिकल बनाएंगे और वो सारा अटैच हो जाएगा, वो सारा मटेरियल बाहर फेंकेगा, फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे। ये 3 टाइप का एक्जोसाइटोसिस है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे बट इज प्लाज्मोडेस्माटा, इट्स रोल, बट इज गैप जंक्शंस एंड इट्स रोल। इस टॉपिक को मैं कल कवर करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइज। थैंक यू।